जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। निर्भय बोल रहा हूँ कोलकाता से। अरे वाह! निर्भय जी, नमस्कार, नमस्कार। बताइए कैसे हैं? क्या हो रहा है? आप कैसे हैं? चल रहा है? नया कुछ? हाँ, नया कुछ तो लिखता ही रहता हूँ, चलता है। हाँ। और ये सब क्या चल रहा है हिंदी साहित्य में आजकल? अरे मुझसे ज़्यादा तो आप परिचित हैं इन चीज़ों से। ये जो ज्ञानपीठ जो मिला इनको विनोद कुमार शुक्ल जी को, हाँ, हाँ। उसके बाद जो ये सवाल उठ रहा है कि कलावादी हैं, सरोकारवादी नहीं है, क्या हिंदी साहित्य इससे बाहर निकलेगा कि नहीं? इस तरह के सवाल देखिए लोग उठाते ही रहते हैं अपनी-अपनी तरह से। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो सवाल तो उठने चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं को अपठनीय क्यों कहते हैं लोग? आपको क्या लगता है? देखिए, अब कुछ लोगों को केवल जैसे जासूसी उपन्यास ही पढ़ाई में आते हैं। वो वो अगर तेज रफ्तार कथानक वाला उपन्यास नहीं है, अगर वो सस्पेंस को बरकरार नहीं रख पाता है, तो वो नहीं पढ़ पाते हैं दूसरी तरह के उपन्यासों को। तो ये तो अपनी एक पाठ की सीमा भी होती है, पाठ की बनावट भी हो जाती है। और तो इस तरह से वो अपनी बनावट की सीमा को ही आदमी व्यक्त कर रहा होता है। तो क्या उनकी भाषा इतनी क्लिष्ट है या अलग है हिंदी साहित्यकारों से, इसलिए लोग उनको अपठनीय बताते हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल जाना है? क्या ये सब विवाद के कारण हैं? देखिए, अगर अगर ये मुझसे पूछिए कि ये मैंने मुझको कैसा लगता है, तो ये मैं अपनी भावना तो बता सकता हूँ, लेकिन दूसरों की तरफ से तो मैं नहीं कुछ कह सकता। वो तो अब हर कोई मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो वो अपनी कह लीजिए कि जो आलोचकी या पाठकी या जो भी कहिए, जो प्रतिक्रिया है वो देने को तो हर कोई स्वतंत्र है ही। तो पाठक के तौर पर आपको विनोद कुमार शुक्ल की रचनाएं या उपन्यास या कविता कैसी लगती है? देखिए, पाठक के तौर पर अगर मान लीजिए मैं ये मानता हूँ कि वो एक रीतिबद्धता उनमें आ चुकी है। मानिए एक रीति उन्होंने बना ली है अपनी कविता में भी, और उसके बाद कहानी या उपन्यास में भी, कथा लेखन में भी। और वो भी मूलतः उनकी कवि दृष्टि का ही विनियोग है, उसमें भी, कथा लेखन में भी। मूलतः वे कवि ही हैं, और कविता ही की तरह गद्य को भी लिखते हैं। तो वह उनकी एक जो विशिष्ट शैली उन्होंने निर्मित की है, वो उसमें गहराई भी है। अच्छा, और उसमें मानवीय सरोकार भी है। तो इस लिहाज से मुझे ये लगता है कि जहाँ तक इस पुरस्कार के मिलने का औचित्य है, तो वो तो स्वतः प्रमाणित है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी जो जूरी होती है किसी भी पुरस्कार के लिए, वो जो निर्णय करती है उसको स्वीकार करना पड़ता है। ये जूरी मान लीजिए दूसरे लोगों से बनी होती, तो संभव है कि किसी दूसरे व्यक्ति को ये पुरस्कार मिला होता। तो ये भी होता है, इसलिए इसको लेकर मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा उद्विग्नता होनी चाहिए लोगों में। मैं आप एक यह भी सवाल है कि जैसे बांग्ला साहित्य में या मराठी साहित्य में, दक्षिण की बात अगर छोड़ भी दें, तो हुँ। वहां पर एक सरोकार देखा जाता है, रचनाकार और जन के बीच का एक सरोकार जो होता है। क्या हिंदी में इसकी कमी है, इसलिए कलावाद कलावाद बहुत ज्यादा होता है? हाँ, नहीं आप ठीक कह रहे हैं। केवल कलावाद कह के मानिए कि अपनी जो एक लेखकीय भंगिमा है, उसको आप एक और नहीं कर सकते हैं। सरोकार कैसे नहीं है? माने सामान्य आदमी के प्रति सरोकार नहीं है, उनमें ऐसा तो नहीं है। जो कई तरह से वो व्यक्त होता है। हाँ, उसका आप ये कह सकते हैं कि जो जीवन संघर्ष है वो तो एक हद तक आता है, लेकिन वह उसका जीवन संघर्ष कभी भी किसी एक राजनीतिक दृष्टिकोण से वो कह लीजिए कि प्रतिरोध की भंगिमा में आता हुआ नहीं दिखाई देता है। ये ये उनके लेखन के ये एक सीमा आप कह लीजिए या उसकी बनावट कह लीजिए, वो है। वो उनकी लेखी जीवन दृष्टि का हिस्सा है। क्या तो ये? हर तरह हाँ, जी हाँ। जी 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 जी। मैं यही कह रहा बोले। हूँ कि हर तरह के लेखक को होना चाहिए।
और हर तरह का लेखक होता ही है। आप या हम या कोई भी समूह या कई समूह मिलके भी उसको नहीं रोक सकते हैं। लेखन एक सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति जरूर होता है, लेकिन वह एक व्यक्तिगत लेखकी कर्म होता है। तो ये जो व्यक्तिगत लेखकी कर्म होता है, उसमें उसकी अपनी जो निजी जो बनावट है, जो उसकी अपनी जो जीवन दृष्टि है, वो भी विन्यस्त हो जाती है। हम ये मांग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, एक बार मैं आपको बताऊं, एक बार एक मांग की थी, वो वही कलकत्ता ही से उस समय एक पत्रिका निकलती थी, अक्षय उपाध्याय निकालते थे मित्र से मेरे, अर्थात नाम से। तो अर्थात में एक लेख छपा था विजयकांत का। विजयकांत कहानीकार हैं, आप जानते हैं, अच्छे जी। कहानीकार। तो उन्होंने वो शमशेर बहादुर सिंह पर लिखा था। अच्छा, और शमशेर बहादुर सिंह की आलोचना इसी आधार पर केवल की थी कि वह मुक्तिबोध क्यों नहीं है। यानी अब ये भी एक विचित्र ही बात थी। अब शमशेर बहादुर सिंह की जो भी बनावट है एक रचनाकार के रूप में, उसी को डिकोड करने की जरूरत है, उसी को समझने की जरूरत है। अब उसको क्या किसी एक तरह के, अब जूही के फूल को क्यों मानिए ये कहिएगा कि वो गुलाब का फूल हो, बेहया के फूल को आप क्यों कहिएगा कि वो नरगिस का फूल हो। तो तो वो है ये अपनी अपनी जी बनावट जी से, जी वो ये उसका संबंध है। तो यही मैं कह रहा हूँ। एक मुझे यह तो आपने इस पर कोई मुक्तिबोध का नाम लिया। जी जी। हाँ, बोलिए बोलिए, मुक्तिबोध की बात कर रहे थे। आपने मुक्तिबोध का नाम लिया तो इनसे भी, विनोद कुमार शुक्ल से भी यह उम्मीद की जाती है, मांग की जाती है कि चूंकि दोनों कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में संपर्क में रहे, तो हम्म। उसी तरह के पात्र, उसी तरह की भाषा या उसी तरह के क्लेवर या उसी तरह के तेवर, ये सब कुछ विनोद कुमार शुक्ल में भी होने चाहिए। न वो हैं भी, बहुत दूर तक हैं। आप अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप पाइएगा कि मुक्तिबोध की जो कवि के रूप में जो विशेषकर कर रहा हूँ, जो लेखकी भंगिमा है, उससे काफी इन्होंने सीखा है या लिया है। मानी वो उतना प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन लेकिन वो दिखाई भी देता है। अगर अगर ध्यान से देखें तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि उसका लेखकी प्रभाव उन पर नहीं पड़ा है मुक्तिबोध का। यानी वो देखिए, शिष्यता उस तरह की नहीं है किसी एक रचनाकार की उनके यहाँ। काहे कि वो उनकी अपनी जो जीवन दृष्टि है और जो उनकी अपनी लेखकी भंगिमा है, वो हावी होती है। वो उसको उसी के भीतर से, अनेक प्रभावों के भीतर से, कोई भी रचनाकार, हर रचनाकार अनेक लेखकी प्रभावों को आत्मसात भी करता है और उसका अतिक्रमण भी करता है, उनका, उन प्रभावों का। तभी उसकी निजी बनावट बनती है। तो वो विनोद कुमार शुक्ल के यहाँ भी है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि किसी एक रचनाकार का अगर सबसे अधिक प्रभाव उन पर लक्षित किया जा सकता है तो वो मुक्तिबोधी हैं। मैं तो ये मानता हूँ। तो अब लेकिन वो मुक्तिबोध नहीं है। मानी मुक्तिबोध सबसे अधिक प्रभावित करने वाले रचनाकार हो सकते हैं उनकी बनावट को, उनके अवचेतन में या अधचेतन में। लेकिन अब जाहिर है कि ये विनोद कुमार शुक्ल होना इन्होंने चुना है। ये विनोद कुमार शुक्ल होने ही तो हो सकते थे, ये मुक्तिबोध थोड़ी हो सकते थे। मुक्तिबोध तो हो चुके। एक तुलना की जो मांग होती है, वो तुलना क्यों कर की जाती है, यह भी तो एक सवाल है कि विनोद, आपने जो कहा कि विनोद कुमार शुक्ल ही हो सकते हैं, उनको मुक्तिबोध क्यों होना चाहिए। जी। बिल्कुल, यही कहा मैंने। अच्छा, और ये मैंने भी ये भी कहा कि ये नहीं कि मुक्तिबोध से उनका नाता नहीं है, मुक्तिबोध से उनका नाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि नाता का अर्थ ये नहीं होता है कि आप सारी चीजों का केवल अनुकरण या अनुरणन करें अपनी रचनाओं में। फिर आपकी मौलिकता कहाँ प्रकट होगी, कैसे प्रकट होगी? वो आखिर अपनी किसी खास तरह की अभिव्यक्ति का भी एक संघर्ष होता है लेखक के यहाँ। लेखक केवल सामाजिक सरोकारों को ही व्यक्त नहीं कर रहा होता है। वह क्या एक अभिव्यक्ति का एक संघर्ष भी उसके यहाँ चलता है, जिसमें कि उसकी एक निजी भाषा, निजी भंगिमा और
एक एक अपना एक लेखकी प्रति संसार भी वो निर्मित करता है। तो उनके जो उपन्यास है, नौकर की कमीज और दीवार में खिड़की रहती थी, वो कैसा लगा आपको पढ़ते हुए? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा आपसे कि पाठक के रूप में मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर पाता हूँ इनके, मैंने इसको उपन्यासों को भी और कविताओं में भी वो रीतिबद्धता जरूर दिखाई देती है मुझे। वो हमेशा वो एक अपनी उसी भंगिमा के साथ उपस्थित होते हैं। मुझको लगता है कि इसकी तुलना में उनकी भंगिमा में भी कुछ विविधता होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है तो नहीं है। वो अपनी निजी बनावट के साथ हैं और वहाँ पर वो अपनी तरह से वो अद्वितीय भी हैं। अपनी अद्वितीयता उन्होंने अर्जित की है। अद्वितीयता को कोई बड़ा गुण हम नहीं मानता, ये भी एक बात है। वह व्यक्ति वैचित्रवाद का भी हिस्सा हो सकता है, जिसको शुक्ल जी ने व्यक्ति वैचित्रवाद कहा था। लेकिन वह भी एक पक्ष होता है रचनाकार का। जैसे जैसे इसलिए मुझे लगता है कि इस पर किसी विवाद की मुझे तो कोई जरूरत ही समझ में नहीं आती। एक जूरी ने एक निर्णय लिया, जूरी ने वो उसे घोषित किया। इनका इतना विपुल लेखन है, गद्य में भी कविता में भी। एक 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 निजी बनावट है, इनकी अपनी एक जीवन दृष्टि है, इनका एक अपना पाठक वर्ग भी है। देखिए, ये एक समय में ऐसा था कि ये लगता था कि केवल, जैसे मान लीजिए कि निर्मल वर्मा वगैरह को केवल मानी, हालांकि नामवर सिंह ने तो पसंद किया था परिंदे वगैरह को, लेकिन बाद में काफी दिनों तक यही केवल माना जाता रहा, या अभी भी बहुत से लोग मान रहे हो सकते हैं कि ये केवल कलावादी है उनके यहाँ, या कि केवल भाषा की भंगिमा ही है। तो ये ठीक नहीं है। हर तरह के लेखक को होने देना चाहिए और संकीर्णतावादी रवैये से हम लोगों को बचना चाहिए। ये जो आपने निर्मल वर्मा का नाम लिया, या कुंवर नारायण को भी उसमें जोड़ा जा सकता है, क्या उसी हम्म, परंपरा में कहीं न कहीं विनोद कुमार शुक्ल आते हैं? आप ये कह सकते हैं, आप बिल्कुल ये कह सकते हैं, आप तो बिल्कुल। कहीं न कहीं विनोद कुमार शुक्ल के पास एक परंपरा तो आ ही रही है, और उसको हाँ कहीं हाँ, न कहीं। जरूर आ रही है, जरूर आ रही है। वो हमेशा रही है मित्रवर, हमेशा रही है। इसके पहले भी आप याद कीजिए, प्रेमचंद के समय में क्या स्थिति थी कि उस समय दो धाराओं को साफ साफ हम लोग लक्षित कर सकते थे, प्रेमचंद की धारा और प्रसाद की धारा। अच्छा, ठीक है कि उस समय खुद प्रेमचंद ही ने कहा था कि ये अतीत के गड़े प्रेतों को नहीं उखाड़ने का काम आप कर रहे हैं, एक पत्र में लिखा था। बाद में उन्होंने तितली के लिए और फिर उसके बाद ये जो अधूरा रह गया कंकाल, उस सब के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, बड़े सजीव चित्र हैं मानी सामाजिक जीवन के। तो ये भी देखा उन्होंने, क्योंकि उनके नाटकों में और दूसरी तरह के लेखन में भी जो एक तरह की एक अतीतोन्मुखता थी, और वहां से जो वो अपनी लेख की सामग्री लेते थे। तो ये प्रेमचंद ऐसा करने को बहुत पसंद नहीं करते थे। जो उनकी लेख की भंगिमा अलग तरह की थी। वो एकदम एक समकालीन समय और समकालीन समाज को चित्रित कर रहे थे। अब इनके यहाँ तो, प्रसाद के यहाँ तो अब जैसे कि मुगल काल से पहले का ही केवल इतिहास मिलता है, या कि भारत मिलता है। मुगल काल को तो बिल्कुल छोड़ ही दिया है उन्होंने। प्रेमचंद की जमीन जो थी वो तो उर्दू से ही आए थे, वो तो हिंदुओं और मुसलमानों की साझी जमीन थी। प्रेमचंद की आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, जब कि अगर 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 मुगलों का शासन नहीं हुआ होता तो प्रेमचंद नहीं बने होते। प्रसाद के साथ ऐसा नहीं है। तो ये भी एक बात है। वो एक ऐतिहासिक निर्मिति भी होता है कोई लेखक अपनी तरह से, और उसमें उसका जो अपना एक चुनाव है परंपरा के भीतर से भी। परंपरा के सारे तत्वों को हर रचनाकार उसी तरह से उतना ही महत्वपूर्ण नहीं मानता। वो अपनी तरह से चयन करता है, क्योंकि लेखिकी कर्म में हमेशा एक चयन धर्मिता शामिल होती है। आप कोई कविता भी लिखें, एक छोटी भी कविता लिखें, तो आप कुछ तथ्यों का चयन करके वो कविता लिखते हैं।
जीवन का पूरा संभार आपके सामने फैला हुआ है, ज्वार है पूरा, लेकिन उस पूरे को आप नहीं लिख रहे होते हैं, पूरे को लिखा भी नहीं जा सकता है। तो आप तो हमेशा एक चयन धर्मिता से पेश आते ही आते हैं एक लेखक के रूप में। तो उसी तरह से परंपरा के साथ भी ये अपनी तरह से पेश आता है लेखक, इसी से वो बनता है, और इसलिए एक परंपरा तो है ही। क्या यह भी है कि जो एक रचनाकार होते हैं उनके पास जो सामाजिक दबाव होता है तो उसमें आप उसके आधार पर शब्दों का चयन करते हैं? जैसे इसको इस रूप में देखा जाए कि बंगाल में चूंकि आप रहे हुए हैं, देखे हुए हैं, यहाँ के रचनाकार जो हैं एकदम सिस्टम से, सत्ता से सीधे दम मुठभेड़ करते हैं, कहते हैं अपनी बात, उसकी कीमत भी चुकाते हैं, उनकी अवहेलना भी होती है, उपेक्षा, सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। हिंदी में चूंकि इसकी कमी है इसलिए हम लोग सरोकार सरोकार और कलाबाद बहुत ज्यादा माने चिल्लम को करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी आप जो कह रहे हैं ये एक बात हो सकती है, लेकिन हिंदी में भी कई तरह के रचनाकार हैं। अब जैसे अभी प्रेमचंद और प्रसादी का हम लोगों ने उल्लेख किया, तो उसी तरह से आगे भी अगर आप देखिएगा तो आज भी केवल कलावादी ही लोग तो नहीं हैं, केवल यही निर्मल वर्मा और कुंवर नारायण वाली ही परंपरा तो नहीं है, एक दूसरी परंपरा भी तो है। क्या सत्ता से मुठभेड़ में हिंदी साहित्य कहीं पिछड़ जाता है, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि आप खुद प्रशासनिक में रहे हैं और थोड़ा आपको प्रशासन का भी अनुभव है। हाँ हाँ, वो हो सकता है, ये आप जो कह रहे हैं ये उस बात में एक हद तक मुझे तो लगता है कि तथ्यात्मकता है। इस लिहाज से भी है कि देखिए ये जो हिंदी प्रदेश है, यहीं पर अभी भी जैसे कि भाजपा वगैरह की जो राजनीति है, इसका भी उद्गम क्षेत्र एक तरह से यही है। उद्गम क्षेत्र चाहे नहीं भी हो, वो तो मान लीजिए कि महाराष्ट्र वगैरह भी रहा है। अच्छा, और महाराष्ट्र में और उस लिहाज से आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में और तमाम हिंदी प्रदेशों में ये जो अब इनके तो जितने केंद्र हैं, काशी, मथुरा, राम जन्मभूमि का, अयोध्या, ये सब तो यही उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये तो भाजपा की जो मानसिकता है कि उसको उसका पोषण करने वाले लोग स्वाभाविक रूप से यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं और प्रभावित भी होते हैं। तो उसमें आप लेखकों को भी शामिल कर सकते हैं। तो लेखक भी क्या तो आखिर उस व्यापक समाज का हिस्सा होता ही है, उसी के भीतर से तो आता है और अपनी रचनात्मकता के साथ मैंने अपना रूप बनाता है, खड़ा करता है, जो करता है। तो उसके अर्धचेतन में, उसके अवचेतन में भी संभव है कि ये बात हो, जो कि पूरे हिंदी प्रदेश में जो बात है, इस अर्थ में मैं कह रहा हूँ। क्या सत्ता के सामने हिंदी साहित्य वाले कुछ ज्यादा ही नतमस्तक हो जाते हैं अन्य भाषाओं की तुलना में? हाँ, ये है, मैं ही कह रहा हूँ कि ये है एक हद तक, इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है। तो क्या ये चारित्रिक दोष है? क्या ये चारित्रिक दोष है? आप भाई ये कह सकते हैं, आप अपनी ओर से उसे दोष कहें या जो कहें, मैं तो इसको चारित्रिक बनावट ही कहता हूँ। दोष कहना, अब वो आप चुने अपना शब्द उसके लिए, या कोई भी चुनने को स्वतंत्र है कि वो इसको दोष कहे, लेकिन मैं तो इसको चारित्रिक बनावट के रूप में ही देखता हूँ। यानी चरित्र की निर्मिति ही ऐसी हुई है। हाँ हाँ हाँ, ये कह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें इसलिए पर क्योंकि वो अपने व्यापक समाज का हिस्सा भी तो है कहीं ना कहीं वो लेखक, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से वो उन प्रभावों के लिए ज्यादा खुला हुआ होता है कहीं ना कहीं। और यह भी कहते हैं कि शंभुनाथ ने तो एक बार कहा था कि हमको असमर्थ कवि विनोद कुमार शुक्ल जैसे असमर्थ कवि नहीं चाहिए। पहल में उन्होंने उनके पहले संग्रह पर लिखा भी था।
तो क्या यह भी एक कहीं न कहीं आपको लगता है कि आलोचना में कमी है, हिंदी की आलोचना में कमी है? नहीं तो क्या वही दृष्टिकोण है उनका अभी भी? मैं नहीं जानता। वो पहला संग्रह तो एक अलग बात होती है, वो ठीक है। लेकिन अब इतना वे लिख चुके हैं, एक लंबी उम्र जी चुके हैं, ढेरों किताबें आ चुकी हैं, तो अब शंभुनाथ वहीं पर खड़े हैं जहाँ पहले थे। मैं नहीं जानता, इसलिए इस बात को मैं नहीं मानता, या इस बात को मैं पूरे शंभुनाथ पर चस्पा नहीं कर सकता कि वो उनकी धारणा क्या है। मैं नहीं जानता, तो ये तो क्या आप ये बताएं। ये हम लोग आखिरी बातचीत के की आखिरी पड़ाव की तरफ चल रहे हैं, क्या यह भी तो होना चाहिए कि रचना को या रचनाकार को सिर्फ रचना के आधार पर तय किया जाए? आपको अच्छा लगता है पढ़िए, नहीं अच्छा लगता है आप उसको नजरअंदाज करिए, दरकिनार कर दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये कर देखिए, आप करें न करें होता यही है। आप न भी करें, आप बहुत मान लीजिए कि कोलाहल भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भी आप ये जान लीजिए कि ये जो पाठक वर्ग है वो केवल समकालीन समय तक ही सीमित नहीं होता है। आज भी हम लोग प्रसाद को पढ़ते हैं और प्रेमचंद को पढ़ते हैं, और न तो प्रसाद को पढ़ना कम हुआ है, न प्रेमचंद को पढ़ना कम हुआ है। चुनाव का सवाल नहीं है। अब अज्ञेय और मुक्तिबोध का ही द्वंद्व था उस एक समय में, नई कवितावाद इस दौर में। तो ये थोड़ी है कि केवल मुक्तिबोध ही को पढ़ा जाता है, अज्ञेय को भी तो पढ़ा जाता है। अज्ञेय का भी तो एक योगदान है, गद्य में भी, कविता में भी उन्होंने भी तो काम किया। तो एक समय में, अब आप देखिए ना, भक्ति काल ही में देखिए, एक समय था कि सगुन शाखा और निर्गुण शाखा के बीच द्वंद्व दिखाई देता था। सगुन शाखा के भीतर भी रामाश्रयी और माने राम को महत्व देने वाले लोग जो थे वे कृष्ण का नाम नहीं सुनना चाहते थे, घंटाकर्ण घूमते थे। घंटाकर्ण मतलब कानों में घंटी लगा के घूमते थे, माने वो राम भक्त हैं तो कृष्ण का नाम अगर कहीं सुन लिया तो वो घंटी बजाते थे। मैं बच्चा था, छोटा था, बाबा के साथ मैं बनारस आया था, और उस समय एक घंटाकर्ण से मेरी ये हुई, तो वो छवि अभी तक याद है। विश्वनाथ गली में वो थे, सांवले रंग के एक बूढ़े से सज्जन थे, लेकिन कान कान में घंटी लगा रखी थी। तो वो बच्चे सब चिढ़ाते थे उनको। वो कृष्ण के भक्त थे, वो शायद मथुरा उथुरा की ओर से थे। और तो वो तो राम का नाम लेकर लोग चिढ़ाते थे, राम राम कहते थे, वो माथा हिलाते थे, घंटी बजाते थे कि ये कानों में ना जाए। लेकिन अब आज हम लोग एक समय गुजर जाने के बाद अब हमें इनमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं नजर आता है। सगुन सगुन जो भक्ति है वो राम की हो, कृष्ण की हो, किसी और की हो, वो इसको हम एक ही मानते हैं। तो जो जो कि एक समय में एक तात्कालिकता के भीतर या समकालीनता के भीतर जो द्वंद्व जैसा भी जो दिखाई देता है, वो आगे चलकर एक दूसरे के पूरक की तरह ही दिखता है समय में, जब आप पलट कर देखते हैं उसको। तो आज हमारे लिए प्रसाद और प्रेमचंद दोनों हमारी थाती हैं, विरासत हैं, और हमारी लेखकी परंपरा का भी एक हिस्सा है, अनिवार्य हिस्सा, और बहुत ही प्रोज्वल हिस्सा। और उसी तरह से अज्ञेय और मुक्तिबोध भी हैं। अब अपनी पसंद होगी, अब जैसे मान लीजिए मैं मुक्तिबोध को ज्यादा पसंद करता हूँ, ये हो सकता है, लेकिन महत्व को नहीं नकारा जा सकता, योगदान को नहीं नकारा जा सकता, भूमिका को नहीं नकारा जा सकता। तो वही स्थिति यही है, यही कह रहा हूं मैं। तो मैंने जैसे कि वो विजयकांत के उस लेख के हवाले से ये कहा था कि ये आपत्ति कि शमशेर को मुक्तिबोध होना चाहिए, वो जैसे कि जितनी मैंने फिजूल थी एक तरह से, उसी तरह की आपत्ति होगी अगर हम विनोद कुमार शुक्ल को भी हम ये कहें कि वो संजीव क्यों नहीं है, असगर वजाहत क्यों नहीं है। तो वे तो ही हैं, असगर वजाहत भी हैं और संजीव भी हैं और दूसरे लेखक भी हैं, सब वही हैं, लिख ही रहे हैं, अपनी अपनी तरह से लोग आंक रहे हैं अपने समय को। और तो ये तो लगता है कि ये लेखक की स्वतंत्रता को सीमित करने का वातावरण हमें नहीं बनाना चाहिए साहित्य में। क्या आप जब मुक्तिबोध के बारे में कह रहे हैं कि आप उनके करीब, या तो क्या वैचारिकता के चलते, वैचारिक दृष्टि के चलते आप उनके अधिक करीब हैं, अज्ञे के से थोड़ी दूरी है सीआईए के चलते जो उन पर आरोप लगते रहे हैं,
या कोई और उनके विचार जो अलग हैं इसके चलते? नहीं, देखिए वो तो कोई, देखिए सीआईए वगैरह वाला जो आरोप लगा, मान लीजिए वो खाली उन्हीं पर नहीं लगा, वो विश्व के अनेक लेखकों पर लगा। स्टीफन स्पेंडर थे, क्वेस्ट पत्रिका के संपादक थे, बाद में उन्होंने छोड़ा भी। तो वो उस पत्रिका को फाइनेंस भी करती थी, वो सीआईए ही किसी एजेंसी के मार्फत करती थी, ये तो सीधे नहीं करती है सीआईए फाइनेंस। तो ये कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के लिए भी मालूम पड़ा बाद में। तो लेकिन ये लोग तो डेमोक्रेसी के नाम पर, ह्यूमैनिटी के नाम पर, मानवता को मानवाधिकार के नाम पर ये लोग काम करते हैं, और सबके पीछे सीआईए भी होती है। तो उसका वो माने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कुछ और होता है। तो मैं ये कह रहा था कि स्पेंडर ने फिर बाद में जब मालूम पड़ा कि सीआईए का फाइनेंस है इसके पीछे, तो उन्होंने उसको ये किया, मैंने वो पत्रिका छोड़ दी। अब स्पेंडर भी एक वामपंथी लेखक थे। स्टीफन स्पेंडर, तो ये कह रहा हूं मैं कि ये ऐसा होता है। और कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम से इनका संबंध था आगे का, और कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम पर यह आरोप लगा था। गॉड दैट फेल जैसी किताब लिखी थी इन लोगों ने, और वे लोग ही थे जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट से पहले जुड़े हुए थे, उन लोगों ने ही लिखा था। उस पूरी किताब को फाइनेंस किया था सीआईए के किसी माने ऑर्गेनाइजेशन ने, माने सीआईए द्वारा अर्थपोषित किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने, गॉड दैट फेल जैसी किताब को। तो ये भी सही है कि वो गैर कम्युनिस्टों में भी, माने परंपरावादियों में भी, और कम्युनिस्टों में भी वे अपना शिकार ढूंढते हैं, वे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, केवल लेखकों को ही नहीं, तमाम संस्कृति कर्मियों को, तमाम नागरिकों को, सबको, जनसमूह को, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो मान लीजिए उनके झांसे में, या कि उनके इसमें कोई आ जाता है, और जब उसे पता चलता है तो उससे वो पृथक होता है, वो अपना तो क्या किया जा सकता है इसमें? तो मुक्तिबोध के करीब आप याद कीजिए, गुंथर ग्रास भी बहुत जन प्रतिबद्ध लेखक हैं, जर्मनी के, उनको जी नोबेल प्राइज जी मिला। तो गुंथर ग्रास ने कहा, बाद में कहा कि वो जो हिटलर का जो नौजवानों के बीच जो एक संगठन था काम करने के लिए, नाजियों का, उसमें वो शामिल हुए थे अपने शुरुआती समय में। हमारे यहाँ विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, देखिए कितने कमिटेड लेखक हैं, और वामपंथी मिजाज के हैं, दृष्टिकोण के हैं। उन्होंने ही कहा है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ थे शुरुआती समय में, जब किशोर थे तब। वयस्क हुए, फिर अलग हुए, फिर वो बल्कि कम्युनिस्ट हुए। तो दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो पहले कम्युनिस्ट थे और बाद में कंजर्वेटिस्ट के साथ गए, और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो शुरुआत में ऐसे लोगों के साथ थे जिन्हें हम कंजर्वेटिव कहते हैं, और उसके बाद उन्होंने अपनी व्यवस्था अर्जित की, बौद्धिक व्यवस्था, और उसके साथ उससे अलग हुए, वो कम्युनिज्म की ओर गए, समाजवादी विचारधारा की ओर गए। तो मुक्तिबोध है, अगर आपको अपने करीब लगते हैं तो निश्चित तौर पर वैचारिकता के चलते ही लगते होंगे। हाँ, क्यों नहीं, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, जो परिवर्तन कामिता है। मानिए देखिए, और हालांकि वो स्थितियों से हर कोई लेखक बंधा ही होता है अपनी तरह से अपने समय में, लेकिन उसका अतिक्रमण भी तो करता है, अपनी इच्छाओं में भी करता है उसका अतिक्रमण, अपनी आकांक्षाओं में भी करता है, और वो लेखन में ही फलीभूत होती हैं। मानी आकांक्षा और इच्छा ऐसी भी चीज है, स्वप्नशीलता, जो कि बिल्कुल स्थूल यथार्थ के रूप में नहीं भी हो, लेकिन वो आपको व्यक्त करती है। मानी हम केवल जितना कर रहे होते हैं दैनिक जीवन में, या कि प्रत्यक्ष रूप से, हम उतने ही नहीं हैं, हम जो करना चाहते हैं वो भी हम ही हैं, और वह भी बहुत एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है किसी भी व्यक्ति का और लेखक का भी। तो एक, अब हम दो सवाल लेते हैं बस। एक, कि आपने क्या बधाई दी विनोद कुमार शुक्ल को, या आप लोग में इस तरह का कोई
संवाद होता है इस तरह के बधाई देने, शुभकामना देने को लेकर, या साहित्यिक संवाद किसी प्रकार का आपकी नहीं रचना ये ना, अच्छी ना, लगी? ना, ना नहीं होता है, मेरे पास उनका टेलीफोन नंबर भी नहीं है। और मैं ऐसे इस सब के लिए बधाई नहीं देता, किसी इसलिए नहीं बधाई देता, और मैं बधाई किसी से चाहता भी कभी नहीं। मैंने ये एक जूरी का काम है, उसने पुरस्कार दिया, पुरस्कार जब दिया जाएगा वो लेंगे, तो ठीक है। अब इसके लिए बधाई क्या देना, ये ये तो एक सामान्य एक बात है, इसमें कोई बात नहीं। लेखक मान लीजिए उनको नहीं मिला होता ये ज्ञानपीठ, मान लीजिए, तो बधाई देनी है तो बधाई तो किसी कृति पर देनी चाहिए। कोई कृति आई, वो कृति पसंद आई, तो उस पर बधाई मिलनी चाहिए, पुरस्कार की क्या बधाई। ऐसे कोई बातचीत भी नहीं होती है आपकी इधर, मैंने जब मिल गए ना तो नहीं नहीं बातचीत है, हुई? वो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, बातचीत से कोई परहेज नहीं है। मित्र हैं, मित्र हैं, लेकिन वो वैसे बातचीत नहीं हो पाती है, अपनी अपनी जिंदगी है, अपनी अपनी कह लीजिए कि अपना अपना जीवन वृत्त है, वो चलता रहता है। लेकिन दो लेखकों के रूप में तो हमें एक पारस्परिकता है ना। मैं उनको पढ़ता हूँ ना, सब कुछ पढ़ा है मैंने उनका, हर कविता संग्रह पढ़ता हूँ। और बल्कि ये, मैं तो उपन्यास भी जल्दी नहीं पढ़ता, लेकिन तब भी इनके तीनों उपन्यास पढ़े हैं मैंने। और पढ़ने के बाद कैसा एहसास हुआ? वो तो बताया तो आपको मैंने बताया ना कि रीतिबद्धता मुझे महसूस होती है, इसके बावजूद ये लगता है कि वो एक सूक्ष्म अनुभूतियों को दर्ज करने की चेष्टा करते हैं। तो और जो केवल स्थूल यथार्थ ही नहीं, उसका भी एक अतिक्रमण अपनी तरफ से करते हैं। तो वो एक स्वप्नशीलता है। उस अर्थ में आप देखिए तो मुक्तिबोध के यहाँ भी एक स्वप्नशीलता है, वो दुस्वप्न की तरह की है। और विनोद कुमार शुक्ल के यहाँ भी एक तरह की स्वप्नशीलता है, जो कि दुस्वप्न की तरह की नहीं है, वो नाइटमेयर नहीं है, दुस्वप्न नहीं है, वो सुस्वप्न है। लेकिन स्वप्नशीलता जोड़ती है मुक्तिबोध को और विनोद कुमार शुक्ल को। एक आखिरी सवाल, कलकत्ता याद आता है कि नहीं, और आज का कैसे कोलकाता? क्यों नहीं याद आएगा, काहे नहीं याद आएगा, सब कुछ याद आता है। लेकिन ठीक है, वो तो है ही। और फिर वो आपके भीतर बस भी जाता है ना, वो आप उसको खुरच कर अपने भीतर से निकाल थोड़ी सकते हैं। वो जितना बाहर नहीं है उतना अब आपके भीतर जज्ब हो गया है ना। अब जहां मैं तो पैदा हुआ, झारखंड, उसको वो मेरे भीतर से कभी निकल सकता है। जहां मैं रहा वर्षों वर्ष, जहां पढ़ाई की मैंने, किशोरावस्था बिताई, जवानी का एक हिस्सा बिताया, उस पटना को मैं कभी अपने भीतर से निकाल सकता हूँ, बनारस को निकाल सकता हूँ, चाहे मान लीजिए कहीं और भी जाना पड़ जाए मुझे तो उसी तरह से कलकत्ता भी है। कलकत्ता तो बहुत प्यारा शहर है, जीवन की तो समझ ऐसी मिलती है। वहां ऐ, देखिए, मुझे तो कहा था नागार्जुन ने, जी बाबा ने मुझे कहा था कि देखिए, उन्होंने तो वो तो लिखा ना, मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। अच्छा, और वो बांग्ला में कविताएं लिखी, तो बांग्ला में तो वे बड़े पटु थे, संभाषण पटु भी थे, भाषा की भी बहुत अच्छी समझ थी बांग्ला की उनको। और तो वो कहते थे मुझे कि बाबू तुम जाते रहो कलकत्ता। कलकत्ता ये जीवन चक्र वहां इस तरह से घूमता है कि जीवन के सारे रूप वहां दिखाई देते हैं। एक चरखी घूम रही है, लगातार घूम रही है चरखी, विराट चरखी जीवन की। तो ये बात बाबा की याद आती है मुझे, और वो अपने आप में ही स्वतः ही मेरे जीवन में वैसा रहा तो हुआ। अब इसमें लोग माने जो भी कहें, क्या कहा जा सकता है। अगर मैं कलकत्ता नहीं जा रहा होता, नहीं गया होता, अगर मैंने उत्पल दत्त को और शंभु मित्र को और अजितेश बनर्जी को, रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता को, इन लोगों को नहीं देखा होता स्टेज पर, बांग्ला जो नाटकों का मैं इतना बड़ा मुरीद था, और तो ये एक समझ बनती है। वो कहीं ना कहीं वो मेरी कविताओं में भी आई होगी, मेरी हिंदी कविताओं में आई होगी। लेकिन ये सब तो वही हुआ। अच्छा, और कलकत्ते में कितना मैं किताबों का आखेटक था, कितनी अंग्रेजी की तमाम किताबें तो मेरी वहीं की खरीदी हुई हैं। तो एक जी पूरे विश्व साहित्य से परिचय हुआ मेरा कलकत्ते से।
कलकत्ते ही की मार्फत, अंग्रेजी की ही मार्फत सही, लेकिन वहाँ उसमें उन किताबों की भूमिका थी। वो आज के सब की तरह की स्थिति नहीं थी ना कि कहीं से भी आप किताब मंगा लीजिए। उस समय तो किताबों की दुकान पर ही किताबें मिलती थी और वहीं जाकर और प्रतीक्षा करके और जल्दी से पहुंचकर, कोई किताब अगर आ गई है नई और उसकी मांग है तो पहले पहुंचना होता था, जैसे कि आपको एक प्रति कम से कम मिल जाए। तो ये सब तो वही हुआ ना। एक आखिरी किंतु लंबा सवाल कि क्या आपके जीवन को लेकर या आपके आपको लेकर जो भी बात कही जाती है की जाती है, क्या कोई योजना है कि जीवनी लिखेंगे या आत्मकथा लिखेंगे? ऐसी कोई योजना भविष्य में? ना, नहीं नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है निर्भय जी। अब जीवनी अपनी, अब तो मैं लिख ही रहा हूँ, अपनी कविताओं में मेरी जीवनी मिलेगी आपको, आप पढ़िए। अब जैसे कि मान लीजिए, और भी आप जैसे कि मनु को बनाती मनई पढ़िए, वो उसमें आप पाइएगा कि बहुत, जिसको आप पर्सनल कविताएं कह सकते हैं वो भी हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, जैसा कि कहा है टी.एस. एलियट ने, थ्री वॉइसेस ऑफ पोएट्री उनका एक लेख है, तो वो उसमें कहते हैं, वो प्रतिपादन है उनका, कि कोई पर्सनल पोएट्री जैसी चीज नहीं होती है। जैसे ही आप किसी अनुभव को, किसी अनुभूति को आप व्यक्त करते हैं, आप उसको दूसरे अनुभवों से, दूसरी अनुभूतियों से संयुक्त करते हैं, एक पैटर्न बनता है। तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में जो प्रेम हुए हों, आपके जीवन में जो मुलाकातें हुई हों, आपके आपके जीवन में जो मित्रताएं हुई हों, आपके जीवन में जो सहानुभूति से भरी हुई जीवन छवियां छपी हों आपके मन पर, तो एक साधारण आदमी जो कि आपकी सिगरेट सुलगा देता है, मान लीजिए, चाय का कप पहले आपको लेने देता है किसी दुकान पर, थोड़ा पीछे हो जाता है कि आप पहले चाय का कप उठा लें वहां से, दुकान के काउंटर से, मान लीजिए होटल के, जहाँ पर खड़े होकर पीना है, अलग जाके पीना है। तो वो सब मानी अंकित होता है आप पर, और उससे एक आपका जो मन है वो पूरा, या मस्तिष्क कहिए या स्मृति का तल, वो तैयार होता है, वो सब आपके भीतर अर्धचेतन में जाता है और उससे आप पूरे होते हैं। तो कलकत्ता के साथ तो बहुत ज्यादा है, कलकत्ता की तो एक बहुत बड़ी भूमिका है, जिस तरह से कि पटना की है, और फिर झारखंड की तो सबसे अधिक है, वो तो आधार स्थल है मेरा। और आज मैं और बनारस में हूँ, देखिए बनारस को ज्यादातर आंकता हूँ मैं अपनी कविताओं में, लेकिन वो सब है ना मेरे साथ। और अगर आप ध्यान से पढ़िएगा मेरी बहुत सी कविताओं को, जो कि गंगा तट, गंगा बीती वगैरह में शामिल हैं, जो कि बनारस से जुड़ी हुई कविताओं की किताबें हैं, उनमें भी आप पाएंगे कि कलकत्ता और झारखंड बोलता हुआ आपको मिल जाएगा, और पटना और बिहार। बिहार के बिना कैसे मैं बात करूंगा? भोजपुरी भाषा मैं घर में बोलता रहा हूँ। और तो ये सारी चीजें मिलकर आपको बनाती हैं एक लेखक के रूप में। ठीक है कि कई दफा ये हो सकता है कि पूरा लेखन किसी को पूरे तौर पर नहीं पसंद आता हो, लेकिन कुछ पसंद करने वाले लोग मिलते हैं ना। और फिर वही ना मैंने कहा कि आने वाले समय में तो मिलेंगे ना, केवल एक समय से तय नहीं होता है कि कौन लेखक कितना बड़ा है। प्रेमचंद और प्रसाद को आज हम लोग पढ़ रहे हैं तभी वे जीवित हैं, नहीं तो मर जाते। लेकिन लेकिन मरकर भी वे नहीं मरेंगे, क्योंकि अगली पीढ़ियां भी पढ़ती रहेंगी, मुझे उम्मीद है। इतने लंबे समय के बाद भी अगर हम प्रासंगिक पाते हैं तो आगे भी प्रासंगिक होंगे, माने जाएंगे। अब उसमें, इस धारा में हम लोग आ सकेंगे कि नहीं, ये कहना मुश्किल है, वो तो आगे ही चलकर मालूम होगा। लेकिन अभी भी देखिए, बहुत सी कविताएं जो बहुत पहले की मेरी हैं वो आज भी पसंद की जाती हैं, बहुत से लोग उनको पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो ये है। अब आगे कितना वो पसंद की जाएंगी, आज की बहुत सी मेरी कविताएं अभी नहीं पहुंची हैं लोगों तक, मैंने लिखी हैं, लेकिन कुछ लोग पुरानी ही कविताओं को देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मेरी नई किताबें कोई पढ़े तब नहीं जाने कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो जानेंगे कैसे? सुनी सुनाई बातों पर जीवन के बारे में या लेखन के बारे में यकीन करना कोई बुद्धिमानी थोड़ी होती है।
लेकिन तो ऐसे ही लोग हैं जो कि जी, यही करते हैं। हाँ, जो यही तो, करते हैं, वो यही कर ही सकते हैं। तो हाँ। लास्ट बांग्ला में आप कुछ बोलना चाहें तो बोल दें। अरे हमें नहीं नहीं, हाँ, बांग्ला बोलने में मैं मेरी पटुता नहीं है। अच्छा अच्छा बांग्ला सुनता रहा हूँ मैं। एक कविता मेरी अच्छा लिखी अच्छा है, अच्छा। आपको बताऊं, उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ। जी प्रकृति और कृति में ये कविता, प्रकृति और कृति तो अभी तक आई भी नहीं है प्रिंट एडिशन में। ये जी आपको अमेजोन किंडल पर मिलेगी। बहुत बड़ी किताब है, मैंने लंबी, मैंने मुंह की किताब है, प्रचुरकाय किताब है। और जी प्रकृति और कृति से संबंधित कविताएं केवल हैं इसमें। ये नई किताब है मेरी, अद्यतन किताब यही है। अभी प्रिंट जी एडिशन इसका नहीं आया है। अमेजोन किंडल पर प्रकृति और कृति है। जी तो जी मैं ये कह रहा हूँ, उसमें एक कविता है। एक बार दरअसल एक लड़के ने मुझसे पूछा, सुधारसी ने। तो वो उस कविता, बहुत छोटी सी कविता है। वो उसकी पहली पंक्ति है, किसी ने कहा कि वृष्टि होगी आज। ये पहली पंक्ति है। किसी ने कहा कि वृष्टि होगी आज। उसने मुझसे कहा कि ये वृष्टि शब्द का आपने क्यों लिखा। उसने कहा कि बारिश शब्द है, वर्षा शब्द है, बरखा शब्द चलता है हिंदी में। ये वृष्टि कहाँ से आप ले आए, ये संस्कृत का शब्द आप कहाँ से क्यों ले आए। मैंने कहा कि वृष्टि कलकत्ता से आया। मैंने कहा कि कलकत्ता में ये मैंने सुना था कि वृष्टि हो गया। तो ये वृष्टि हो गई जिसने कहा मुझे, वहां पर ये वृष्टि शब्द चलता है। तो वहां से ये वृष्टि शब्द आ गया मेरे यहाँ। ये आफ्टर के कोर्स से नहीं आया है। ये कलकत्ता की जमीन से, कलकत्ता के आकाश से ये शब्द आया है। तो इस तरह से शब्द हैं। अभी एक कविता भी लिखी है मैंने, अभी पिछले दिनों की बात कर रहा हूँ, आज के समय की सुना कविता है। सुना दीजिए सुना अरे दीजिए नहीं, वो सुना लंबी कविता है, वो नहीं सुना सुनाऊंगा। सुना दीजिए अरे सुना नहीं दीजिए। नहीं नहीं नहीं, सुनिए तो बात सुनिए, मर्म तक हम लोग पहुंचे। तो वो आज के समय की कविता है। और उसका शीर्षक दिया है मैंने, सकाल विकाल। ये काल की बात हो रही है, आज के काल की बात हो रही है। दो तरह के काल को लक्षित किया है मैंने, सूर्योदय और सूर्यास्त का काल। सूर्योदय के समय भी आकाश लाल होता है, और सूर्यास्त के समय भी आकाश लाल होता है। लेकिन इन दोनों लालिमाओं में अंतर है। एक लालिमा के बाद दिन निकलता है, उजाला होता है। एक लालिमा के बाद अंधेरा आता है। यही हमारा समय है। और तो मैंने शीर्षक दिया है उसका, सकाल विकाल। अब बताइए, ये सकाल विकाल मैं कहां से ला सकता था अगर मैं कलकत्ता नहीं गया होता, या कलकत्ता नहीं घूमा होता मैंने। हिंदी में थोड़ी चलता है। मराठी में तो सकाल मिल जाएगा। सकाल नाम का दैनिक भी है मराठी में। लेकिन पूरे हिंदी क्षेत्र में आपको सकाल नहीं मिलेगा, और विकाल को मिलने का सवाल ही नहीं है। बांग्ला में मिलेगा विकाले, सकाले। तो सकाल विकाल, ये वहीं से तो लिया मैंने। भले आज मैं कलकत्ते में नहीं हूं, लेकिन ये कलकत्ता की देन नहीं है क्या मुझको। ये कह रहा था निर्भय जी मैं। तो बातचीत के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार। अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।